जी तो शुरू करते हैं। 10 बज गए हैं। हमारा जो डेडलाइन टाइम है वो शुरू हो गया। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी लोग जैसे जैसे आएंगे वो ज्वाइन करते चले जाएंगे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अच्छा, आपने कल एक कॉन्सेप्ट जो है समझा था फंडामेंटल राइट्स का, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का। इनमें क्या डिफरेंस है? सर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो लोकल हैं, जो मतलब पब्लिक हैं, उसके उनके लिए है। ठीक है। और प्रिंसिपल्स पॉलिसी यानी कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको आपने किस लिमिट में रह के यूज करने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वायलेशन होगी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की तो तब क्या होगा? यस और अगर वायलेशन होगी फंडामेंटल राइट्स की तो तब क्या होगा? सर फंडामेंटल राइट्स की अगर होगी तो वो पनिशेबल तो नहीं है सर। फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन है तो पनिशेबल ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर एडिकेट रेमेडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फंडामेंटल अच्छा। राइट आपसे आपका कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो स्टेट यस हो, सर। चाहे वो कोई फर्द हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी शख्स हो, आपसे आपका फंडामेंटल राइट किसी भी सूरत छीना नहीं जा सकता। ये ऐसे ही है जैसे हम बात कर लें कि कोई चीज फर्ज होती है या लाजिम होती है, फंडामेंटल राइट से इसी तरह ही है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की अगर कोई वायलेशन होती है तो क्या ये भी को ऑफेंस बनता है, या इसकी भी कोई रेमेडी दी जाती है या नहीं? सर इसकी रेमेडी ऑब्वियसली होगी। ओके। तो क्या रेमेडी हो सकती है मतलब आपके ख्याल में? सर एज सच ऐसे चलने छोड़ें। फाइन। जी जी, ठीक है, इसको छोड़ें। एक और बात बताएं कि क्या जी। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो कानून कोई भी बनाया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, उसके अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया है तो वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। आर्टिकल 8 में हमने पढ़ा था, ऐसे ही है। जी। तो अगर जी सर। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को हम फॉलो नहीं करते किसी भी लॉ को बनाने में या कोई भी काम करने में, गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी बनाने में, तो क्या ऐसी पॉलिसी को या ऐसे जी कानून को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है कि इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है उनको नजरअंदाज किया गया है? सर यस, क्योंकि इसमें इस्लामिक एजुकेशन का भी है, इसमें होली कुरान का भी है पॉलिसी में, जो इसकी दी गई प्रिंसिपल्स हैं। इस्लामिक एजुकेशन का भी है, तो ऑब्वियस है कि अगर इसमें उनको यूज नहीं किया जाएगा, उनको वॉयलेट किया जाएगा, तो नल एंड वॉइड तो होगा डिक्लेयर ये। चलो मैं इसको आपको अभी बताता हूँ। इमरान साहब यहाँ पे हैं, आपको इस हवाले से क्या कंसेप्ट है जी? आप भी अपना कंसेप्ट शेयर कर दें। इमरान खान के हवाले से। नहीं सॉरी, इमरान यहाँ पे हमें हमारी मीटिंग को इमरान ने ज्वाइन किया हुआ है। ओके सर। जी जी, ओके। इमरान से हैं। अगर ये मुझे सुन रहे जी हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के हवाले से अपना जो है एक कंसेप्ट क्लियर करें कि आया अगर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को वायलेट किया जाता है तब क्या होगा? चलें, इमरान शाहिद जो है वो अब्सेंट है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग पार्ट से मुराद ये है कि इसका होना या ना होना कोई फायदा मंद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक हो गया। फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन होगी तो हमें एडिकेट रेमेडी दी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी काम जो है वो किया जाएगा
तो वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, फौरन हमारा जो एक्शन है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन ऑन अदर हैंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है, अगर इनको निगलेक्ट किया जाता है तो तब सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को पॉलिसी मेकिंग के अंदर या कानून साजी के अंदर फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा इस कानून को या इस पॉलिसी को नल एंड वाइड करार दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके सर। आप समझे बात को अब? यस सर। जी, ये फर्क है फंडामेंटल राइट्स का और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का। तो फंडामेंटल राइट्स ऑपरेटिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि जी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। इसका होना या ना होना एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर स्टेट को जस्ट पॉलिसी मेकिंग के अंदर प्रिंसिपल्स दे दिए गए कि आप लोग इनको फॉलो करेंगे, पॉलिसी बनाते वक्त, कानून बनाते वक्त। फॉलो कर लिया स्टेट ने तब भी ठीक है, अगर फॉलो ना किया तब भी ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? वैलिडिटी के यस आप उस बिहाफ पे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में फौरन ही आपको जो है वो कानून जो है वो हरकत में आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने यस एक और चीज पढ़ी थी कि साल के अंदर, हर साल के एंड पे प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल लेवल पे जितनी पॉलिसी मेकिंग हुई, जितनी कानून साजी हुई, उसकी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में पेश करेगा कि हमने इस साल इतने परसेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को फॉलो किया। जबकि गवर्नर्स जो है वो अपने कंसर्न प्रोविंसेस से, फॉर एग्जाम्पल पंजाब का गवर्नर है तो पंजाब के हवाले से रिपोर्ट वो पंजाब असेंबली में देगा, सिंध का है तो जी सिंध के गवर्नर सिंध असेंबली की रिपोर्ट पेश करेगा। वो कंसेप्ट जी आई सर। थिंक आपको समझ आ गया। ठीक है? यस सर। उसके बाद हमने पढ़े थे आर्टिकल 50 था आर्टिकल 62, ये थे पार्लियामेंट से रिलेटेड। जी सर। अच्छा, पार्लियामेंट जो है वो कितनी चीजों के ऊपर मुश्तमिल है? सर पार्लियामेंट 3 चीजों पे। ठीक है, किस किस चीज पे? सर प्रेसिडेंट ठीक है। और नेशनल असेंबली ठीक है, और सेनेट। बिल्कुल सेनेट, 3 चीजों के ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, नेशनल असेंबली कितने मेंबर्स थे टोटल नेशनल असेंबली के? सर 342। 342। विमेंस के लिए कितनी सीटें थी? 60। 60। ठीक हो गया। अच्छा, जो ड्यूरेशन कितना था नेशनल असेंबली का? नेशनल सर 5 ईयर। 5 ईयर। और सेनेट का कितना होता है जो ड्यूरेशन? सर 6 ईयर। 6 ईयर। अच्छा, जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं सेनेटर्स बनने के लिए, वो कितने साल के बाद होते हैं? आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 ईयर। अच्छा, ये स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, ये कहाँ पे होता है? सेनेट के अंदर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, ये कब जो है इनको इलेक्ट किया जाता है? जी सर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो हो गया नेशनल असेंबली का। जी इनको सर। कब कब मतलब हाउस जो है इनको मुंतखब करता है? किसी भी वक्त कर लेता है, पहले सेशन में करता है, आखिरी सेशन में करता है, जब इनका दिल करता है तब करते हैं। कब करते हैं मतलब ये? सर स्टार्ट में होता है जब नेशनल असेंबली होती है, तब भी इसको इनको इलेक्ट किया जाता है, स्पीकर पहला, डिप्टी स्पीकर को। जैसे जी जी, जैसे ही नई असेंबली आएगी, पहला सेशन जी होगा, उसी सेशन के अंदर ही इन लोगों को वो जो है इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक हो गया? यस। स्पीकर और जी डिप्टी सर। स्पीकर का जो ओहदा है, इसकी मियाद कितनी है? ये कितने साल के लिए सर्व करते हैं? सर अकॉर्डिंग टू जितनी देर असेंबली का टाइम होता है, अगर इनके खिलाफ नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए या कुछ इशू हो जाए तो उसके बाद नया जो डिप्टी स्पीकर है उसको इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट असेंबली की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवरऑल कितना टाइम पीरियड है? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कोई मसला भी नहीं बनता, तो कितने साल के लिए? 5 ईयर की। 5 ईयर की। ठीक है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये कितने साल के लिए आते हैं? सर 3 इयर्स के लिए। हाँ, वो 3 इयर्स के लिए आते हैं। हालांकि और वो सेनेटर की वैसे जो है 6 साल है ड्यूरेशन, लेकिन चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट 3 साल के लिए आता है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद मेंबर नेशनल असेंबली बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम?
नेशनल असेंबली की हाँ जी सर मिनिमम 25 years ठीक या है, 18 years? नहीं 25 25 years ईयर्स, 18 ईयर्स तो वोट करने के लिए, एज अ वोटिंग के वोटर आपको लिए। 18 ईयर्स ठीक है चाहिए। सर, वोट के लिए 18 और 25 years। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेनेटर बनने के लिए कितनी एज का होना जरूरी है? सेनेटर बन सर 40+। नहीं, 30 ईयर्स। नहीं सर, हाँ जी 30 30। साल। जी जी 30 ओके साल। सर, हाँ जी, ओके सर, 25 साल एमएलए बनने के लिए या एमपीए बनने के लिए, और 30 साल सेनेटर बनने के लिए। ओके सर। तो उसके बाद हमने 62 पढ़ा था क्वालिफिकेशन का, फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि कौन कौन लोग जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं, सिटीजन जी होगा पाकिस्तान का। उसके बाद मुख्तलिफ इन्होंने वो दी थी ग्राउंड, वो आप लोगों को मैंने कहा था कि पढ़ लेनी है। आज है 62 में दी गई है क्वालिफिकेशन मेंबर बनने के लिए जी सर। पार्लियामेंट के। नेक्स्ट आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 63 से। इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि किस किस चीज के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है एक मेंबर पार्लियामेंट से। अब जी आर्टिकल सर। 63 के तहत ही साबिका जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इनको आर्टिकल 63 के खिलाफ वर्जी पे ही जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। इसके अंदर मुख्तलिफ डिस्क्वालिफिकेशन हैं, जो मेन है वो हम देख लेते हैं, बाकी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। अच्छा जी, अ ओके पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज एंड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट इफ एक बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड हैज बीन सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाए या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको सॉरी अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे। उसके बाद बी जी क्लॉज है, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो जाए। सी क्लॉज है, he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state। अगर वो बाहर की शहरियत ले लेता है या वो पाकिस्तान की शहरियत को छोड़ देता है, ऐसी सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर पार्लियामेंट से। डी क्लॉज है सर, जी जी नवाज शरीफ ने जो सिटीजनशिप है पाकिस्तान की वो तो सीज नहीं की, लेकिन क्या वो यूके का सिटीजन है वो? नहीं नहीं, यूके के सिटीजन तो नहीं है, लेकिन उनको झूठ बोलने के ऊपर आउस्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफिस से। ओके। ईमानदार होना और सादे को अमीन होना भी जरूरी है, जो कि वो नहीं थे। लेकिन वो इस एक्चुअली ये यहाँ पे एक थी क्योंकि वो यूके में है आजकल, तो उस हवाले से कि यहाँ की सिटीजनशिप तो उसी के पास अभी है, तो क्या लंदन की सिटीजनशिप है उसके पास? नहीं, वो वीजे के ऊपर है वहां पे। वेस्ट का मसला ये है कि ये लोग भी मुनाफिक हैं। ये जी लोग जो हैं आम बंदे के लिए वहां पे किसी हद तक कानून और हैं। और अब देखें, जितने पूरी दुनिया के जितने डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, जितने लोग पैसा लूट के लेके गए, पूरी दुनिया के आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो सारे के सारे मगरब में छुप के बैठे हुए हैं। एक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं वो वहां पे नहीं जाते। दुनिया के जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे लोग वहां पे जाते हैं, वो उनको पनाह देते हैं, उनको वीजे देते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास डॉलर्स होते हैं, उनके पास पाउंड्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है, जो उन कंट्रीज के अंदर जाकर वो इन्वेस्ट करते हैं, वहां के ऑफशोर अकाउंट्स में रखते हैं, वहां पे घर लेते हैं। डेफिनेटली उनका कारोबार ही ये है कि वो ऐसे लोगों को फैसिलिटीज देते हैं और फिर वहीं से सरमायाकारी आती है। ठीक है, तो वो इसलिए वहां पे हैं। ओके सर। Okay. D. He holds an office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holder। तो कोई ऐसे जो है ऑफिस को ज्वाइन कर ले, या किसी ऐसी सर्विस के अंदर चला जाए जो कि अगर वो ज्वाइन करता है तो कानून जो है उसको डिस्क्वालीफाई करता है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ई क्लॉज है, ही इज इन द सर्विस ऑफ एनी statutory body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest। वो किसी ऐसी स्टेचुटरी बॉडी का हिस्सा है, किसी कंपनी का हिस्सा है
جو کہ اون یا کنٹرول کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کو اس کے اندر شیئر ہے، تب بھی وہ اپنی ممبرشپ جو ہے وہ کھو دے گا۔ ایف ہے، جی ہے، ایچ ہے، آئی، جے، کے، ایل، یہ آپ لوگوں نے آگے پڑھ لینے، مین ہم لوگوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں۔ آگے جو اس کے اندر ہے آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کر لینی ہے، بس موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنی ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ انساؤنڈ مائنڈ ہو جائے گا، کمپیٹنٹ کورٹ انساؤنڈ مائنڈ کر دے گی اس کو، انسالوینٹ ہو جائے گا، وہ دیوالیہ یعنی کہ جس کو ہم نکلنا بول دیتے ہیں، پاکستان کی سٹیزن شپ چھوڑ دے گا۔ موٹی موٹی چیزیں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی۔ اوکے سر۔ 63A ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن۔ 63A کا آج کل بڑا چرچا ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے اس ڈیفیکشن کے حوالے سے۔ یہ ہے جی کہ جو لوگ فلور آف دا ہاؤس کراس کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک جماعت کے ٹکٹ کے اوپر وہ لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں، الیکشن جیت کے آنے کے بعد وہ لوگ دوسری سائڈ پہ اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری سائڈ کو جوائن کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ڈیفیکشن جو ہے اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اور ایسی صورت میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفیکشن کے گراؤنڈز کون کون سے ہیں؟ 63A اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ If a member of a parliamentary party composed of a single political party in the house resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party or votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ممبر ہے، ایک جماعت کا حصہ ہے، اس جماعت نے ایک ڈائریکشن دی کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ووٹنگ سے ریلیٹڈ، اگر وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا تو ایسی صورت میں وہ ڈیفیکشن کا مرتکب ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی سر کنسپٹ؟ جی جی یہ جو ابھی پی ٹی آئی کے جو ممبرز دوسری پارٹیز کے ساتھ جنہوں نے کمپرومائز کیا ہے، جی جی 63A امپوزڈ ہوتی ہے؟ جی بالکل امپوز ہوگی، لیکن ابھی تک انہوں نے ایسا 63A کے خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ وہ ووٹ کرتے ہیں، یہ پارلیمانی جو پارٹی ہے ان کی ڈائریکشنز کو وہ فالو نہیں کرتے۔ پارلیمانی پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے ایسے اگر وہ لوگ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اگینسٹ اپنی جماعت کا جو پرائم منسٹر تھا اس کے اگینسٹ اگر ووٹ کر جاتے تب تو 63A ان پہ لاگو ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو یہاں پہ تھوڑا سا وہ اسی لیے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے تو وہ پھر اڑیں گے تو صحیح۔ اور ابھی اسی سے ریلیٹڈ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیفیکشن کی سزا کو متعین کرنے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا۔ سپریم کورٹ کے پاس ایڈوائزری جوریسڈکشن بھی حاصل ہے آرٹیکل 186 کے تحت کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کوئی لگے کہ کوئی پبلک امپورٹنس کا کوئی کام ہے جس کے اوپر وہ ایڈوائز لینا چاہیں تو وہ ایڈوائز لے سکتے ہیں چیف جسٹس سے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنا تو یاد ہے اور ان کو وہ آگے سے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جو پریزیڈنٹ صاحب نے ایڈوائز مانگی ہوئی ہے ڈیفیکشن کے اوپر ابھی تک وہ ان کا جواب نہیں بھیج رہے، تو ایسے ہی تو ہم 139ویں نمبر پہ نہیں آتے انصاف دینے میں۔ خیر یہ الگ بحث ہے، ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا نمبر 1 الیکشن آف دا پرائم منسٹر ہوگا چیف منسٹر۔ اگر پرائم منسٹر کا الیکشن ہے یا چیف منسٹر کا الیکشن ہے تب پارلیمانی پارٹی کو کوئی پارٹی ہیڈ کی جانب سے یا پارٹی کی جانب سے ہدایات دی گئی اور اگر انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا تب بھی وہ ڈیفیکشن کے مرتکب ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اگر وہ اپنی جماعت کی پالیسی کے اگینسٹ جائیں گے تب بھی وہ ڈیفیکشن جو ہے اس کا وہ مرتکب ہوں گے۔ اور اب منی بل اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل
منی بل یا کانسٹیٹیوشنل کو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بل ہے، اس کے اندر اگر وہ اگینسٹ جاتے ہیں اپنی جماعت کی ڈائریکشن کے، تب بھی وہ ڈیفیکشن کے مرتکب ہو جائیں گے. جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو ڈیفیکشن کی اور باقی چیزوں کی؟ سر یہ ابھی جو کل تھا، ان پہلے قاضی فائزی سے جسٹس جو ہے ان پہ ریفرنس کیا تھا ایک جی جی پراپرٹی کا، ہاں جی تو اس میں وہ کیونکہ جو اس ٹائم وزیر قانون تھے آئی تھنک سو، فروغ نسیم صاحب. ان پہ جی فروغ جی نصیب صاحب، ان پہ انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے ریفرنس دائر انہوں نے کیا تھا کیونکہ اس ٹائم وہ گورنمنٹ کی طرف سے ریفرنس انہوں نے دائر کی ہے. ہاں جی اس ٹائم کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ فروغ نسیم نے خود ہی ریفرنس دائر کیا، جبکہ عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے یہ غلط کی ہے، کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اب اس میں ڈبل چیز یہ ہے کہ ایک طرف سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ غلط کیا ہم نے. سیکنڈلی فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ فروغ نسیم نے کہا ہے، اور فروغ نسیم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے اس کے لیے فورس کیا گیا تھا. جی دیکھیں آپ کا اچھا چلیں یہ تو آ گیا آپ کی بات ٹھیک. سوال کیا تھا اس کے اندر آپ کا، مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ریفرنس دائر فروغ نسیم نے کیا، لیکن اس نے اس کے کہنے پہ کیا، لیکن ابھی اسٹیٹمنٹ چینج کی جا رہی ہے کہ نہیں وہ خود کیا. کیا اس نے فروغ نسیم کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ خود کرے؟ اور کیا اگر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے کروایا تو کیا وہ کروا سکتے ہیں؟ اور دیکھیں گے کہ یہ جو بیان بازی ہے یہ تو پھر سیاسی بیان بازی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہی رہتی ہے، تو سیاسی بیان بازی کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا. فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون تھے، انہوں نے ایڈوائس کے اوپر ہی جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، یا وہ خود ایڈوائس کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ نے وہ جو ریفرنس تھا وہ بھیجا، وزارت قانون کی طرف سے آیا. وزارت قانون کو اب اگر عمران خان نے ڈائریکشن دی یا انہوں نے خود سے بھیجا تو پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ نے آگے وہ سپریم کورٹ بھیج دیا. لیکن اس کے اندر بھی ایسا انصاف نہیں ہوا تھا، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے جو ملک کے طاقتور حلقے ہیں ان لوگوں نے یہ ریفرنس جو ہے یہ بھجوایا تھا. اور وہ طاقتور حلقے کون ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لہٰذا ان طاقتور حلقوں کا جسٹس کو کیا انہوں نے انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا؟ جسٹس کو انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہے. سچ ریفرنس یہ تھا جی کہ آپ کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، آپ نے کیسے بنائی ہیں، کہاں سے بنائی ہیں، شو کریں اپنی اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ جو جسٹس صاحب تھے وہ بھی نیک ہیں، تو نیک جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ کوئی میری بیوی اور بچوں کے ہیں تو میری بیوی اور بچے جانیں اور آپ لوگ جانیں، میں تو جواب دہ نہیں ہوں. تو عدالت نے اسی نیکی کو مانتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے بیوی اور بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا صدارتی ریفرنس کو اڑا دیا تھا. تو اب انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، اب آپ خود سے اس میں سے انصاف ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے سر. ہو گیا انصاف، اب آ گئی آپ کو سمجھ؟ یس سر. ہاں جی، بس یہی انصاف ہے ہمارے ملک کے اندر. آرٹیکل 64 نیکسٹ، ویکیشن آف سیٹس. A member of Majlis Shura Parliament may, by writing under his hand, address to the Speaker, or as the case may be, the chairman resign his seat, and thereupon his seat shall become vacant. یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے آرٹیکل 64 ہمیں بتاتا ہے جی کہ اگر آپ نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا ہے تو آپ کیسے دیں گے. اگر آپ ایم این اے ہیں تو آپ اپنا ریزگنیشن لیٹر ہے یا استعفیٰ جو ہے وہ خط کی صورت میں لکھ کے آپ اسپیکر کو دیں گے. اگر آپ سینیٹر ہیں تو آپ اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھ کے آپ چیئرمین سینیٹ کو دیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاؤس میں ڈکلیئر دا سیٹ آف اے ممبر ویکینٹ اف وداؤٹ لیو آف دا ہاؤس ہی ریمینز ایبسینٹ فار 40 کنزیکٹیو ڈیز آف اٹس سٹنگ. یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ، ایم این اے یا سینیٹر اگر 40 دن تک لگاتار اجلاسوں کا حصہ نہیں بنتا تو تب بھی اس کی جو سیٹ ہے وہ ویکنٹ قرار دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. 65 oath of the members. A person elected to a house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the third schedule. جتنے بھی oath دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر وہ سارے تھرڈ شیڈول کے اندر دیے گئے ہیں.
اور آپ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ تب تک نہ تو سٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اوتھ نہ اٹھا لے اپنے عہدے کا ایز اے ایم ایل اے یا سینیٹر. تب تک نہ وہ ووٹ کر سکتا ہے نہ ہی وہ وہاں پہ بیٹھنے کا مجاز ہے. 65 آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا. 66 پریویلیجز آف ممبرز. کیا کیا پریویلیجز حاصل ہیں جی ممبرز کو؟ Subject to the Constitution and to the rules of procedure of Majlis Shura Parliament, there shall be freedom of speech in Majlis Shura Parliament, and no member shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Majlis Shura Parliament, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of Majlis Shura Parliament of any report, paper, votes or proceedings. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے یہ جو آرٹیکل 66 ہے اس کے اندر بیسیکلی پریویلیجز دیے گئے ہیں ممبرز کو, ممبرز پارلیمنٹ کو, کہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپنی اسپیچ کے دوران کوئی بھی بات کر دے, اس کو کالنگ کوسچن کورٹ کے اندر نہیں کیا جا سکتا, اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. وہ کسی ادارے کو تنقید کر دے تب بھی پارلیمان کی جو کارروائی ہے آپ اس کو کالنگ کوسچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پریویلیج حاصل ہے, فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے کہ آپ اندر کھڑے ہو کے چاہے جس مرضی سے سوال کریں, جس مرضی پہ آپ جو ہے وہ اپنا ان کو تنقید کریں تو آپ کو جو ہے وہ کالنگ کوسچن نہیں کیا جائے گا. یہ پریویلیجز ہیں نیچے آپ لوگوں نے یہ موٹے موٹے ہیں, مین یہی ہے فریڈم آف اسپیچ والی, جو آپ نے دیکھ لی ہے. مزید نیچے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. نمبر نیکسٹ ہے جی ہمارا 67 آرٹیکل rules of procedure etc. Subject to the constitution, a house may make rules for regulation its procedure and the conduct of its business and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the house shall not be invalid on the ground that some persons who were not entitled to do so voted or otherwise took part in the proceeding. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے آرٹیکل 67 ہمیں یہ کہتا ہے جی کہ جو بھی ہاؤسز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, وہ جو رولز ہیں پروسیجرز ہیں کہ رول آف پروسیجرز ہیں, پروسیجر کیسے چلایا جائے گا یا کن رولز کے تحت ان ہاؤسز کو چلایا جائے گا, یہ خود سے ہی وہ ہاؤسز تعین کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ خود سے ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اپنے آفیسز کو یا ہاؤسز کو کیسے چلانا ہے. 68 ریسٹرکشن آن ڈسکشن ان مجلس شورا پارلیمنٹ. 66 پیچھے ہم نے آرٹیکل پڑھا ہے, اس کے اندر پریویلیجز دیے گئے جو ممبرس کو حاصل ہیں, لیکن 68 کے اندر ایک ریسٹرکشن بھی دی گئی ہے کہ آپ یہ تو نہیں شتر مرغ بہار کی طرح آپ ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں. تو یہاں پہ کچھ ان کو روکنے کے لیے 68 آرٹیکل دیا گیا. نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمنٹ with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a high court in the discharge of his duties. اب سپریم کورٹ کے جج کے خلاف یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ان کی جو ڈیوٹیز کے حوالے سے آپ ان پہ تنقید پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے. یہ لوگ مقدس گائیں, ان کو آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں ان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ جب چاہیں جس کو چاہے تنقید کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن یہ تو ان پہ تنقید تو کی جاتی ہے نا, کرٹیسائز کیا جاتا ہے ججز کو اور سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہوتی ہے. ججمنٹس پہ دیکھیں, ججمنٹس پہ تو دو رائے ہمیشہ سے آتی ہیں, ہر ججمنٹ کے پیچھے دو رائے آتی ہیں. قبول کیا جانا ایک الگ چیز ہے, قبول تو دونوں پارٹیز پرسنلی جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ججز کو, اور وہ نہیں کیا جا سکتا. وہ یہاں پہ یہی تو کہا جا رہا ہے آرٹیکل 68 کے اندر, پیچھے 66 کے اندر پریویلیج ہے کہ ممبرس کھڑے ہو کے ہاؤس میں کسی کو بھی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن 68 آرٹیکل نے یہاں پہ قدغن لگا دیا کہ آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے آپ لوگ جو کوشچنز ہیں وہ روز نہیں کر سکتے. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ جب آپ لوگ ایسے کنٹراورشل فیصلے دیں گے تو تب تو خلق خدا تو نہیں رکتی, وہی آج کل ہو رہا ہے. نیکسٹ 69 بڑا ہی اہم آرٹیکل مجلس شورا یا پارلیمنٹ کی ساورینٹی کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے, خود مختاری کے حوالے سے جو مجلس شورا کی ہے وہ آرٹیکل 69 ہے.
आर्टिकल 69 ये कहता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। कोर्ट्स को कोई इख्तियार हासिल है ही नहीं सिरे से कि वो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उसको कॉल अप कर सकते हैं, कॉल इन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी सर। हाँ जी 69। लेकिन फिर भी जैसे अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और वो जो रूलिंग थी उसको नल एंड वाइड करार दिया, तो कुछ आईनी माहिरीन हैं उनके नजदीक कोर्ट ने खुद आर्टिकल 69 को वायलेट किया। आर्टिकल 69 जो है वो वाज़ह है कि कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती, तो लिहाजा इन्होंने किया। अब ये दो राय तो हमेशा से आती ही आती है, लिहाजा यहाँ पे भी ये दो राय आई हैं और कहीं किसी हद तक उन सर ये एक पॉइंट क्लियर करिएगा कि देखें कि जी उन्होंने जब रूलिंग कर दी, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी जी जी रूलिंग देकर, तो हाँ जी क्या उस टाइम कोर्ट ने सो मोटो उस टाइम लिया था? जी जी। क्या उस टाइम कोर्ट को सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? देखिए कोर्ट जो है ना हमारे पास नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। उसकी वजह ये थी, अब मेरा जाती सवाल है, इससे आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें। अब उस दिन दो चीजें हुई। एक रूलिंग आई उस कासिम खान सूरी की कि ये जो जितनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आर्टिकल 95 के तहत मूव हुई है ये गलत है, तो मैं इसको नल एंड वाइड करार देता हूँ। फौरन से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस कर दिया आर्टिकल 58 के तहत प्रेसिडेंट को कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। असेंबली डिसॉल्व हो गई, फौरन ही प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि जनाब अब इंतखाबात होंगे। अब अदालत उज़्मा को जोश आ गया। अदालत उज़्मा को जोश ये आया कि जी आइन जो है वो वायलेट हो गया और ये जो रूलिंग है ये गैर आईनी है। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन कि ये आया दुरुस्त हुआ या गलत, रूलिंग दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया तो उसको मनवन तस्लीम करना ही पड़ेगा। तो वहां पे फिर अब हर बंदे की अपनी अपनी राय है। बहरहाल कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और अब कोर्ट को अब जवाब भी देना पड़ रहा है। अब अदालतों के फैसले बोलते हैं ना कि अदालतें खुद बोलती हैं। तो यहाँ पे होता कुछ यूं है कि 50,000 केसेस पेंडिंग है माशाल्लाह से हमारी अदालत उज़्मा के अंदर, तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये फिर ये तो मामला चलते रहते हैं। आर्टिकल 70 नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स बड़ा ही अहम है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है जी लॉ गार्ड के पेपर के अंदर कि जो मनी बिल है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है और कहाँ पे ये पास होता है। याद रखना कि मनी बिल हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होता है और वहीं से पहले ये पास होता है। ठीक होगा जी, ये लाजिम है कि मनी बिल ओरिजिनेट हो नेशनल असेंबली के अंदर। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. यहाँ पे आर्टिकल 70 के मैं आपको मोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो भी बिल प्रेजेंट होगा किसी भी हाउस के अंदर वो वहां से पास होगा। पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली में एक बिल पेश हुआ, वहां पे उसके ऊपर बहस हुई, वोटिंग हुई, पास हो गया, वहां से फिर जाएगा सेनेट के अंदर, सेनेट के अंदर बहस हुई या बगैर बहस हुए वो पास हो गया। पास होने के बाद फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको विद इन 10 डेज वाले जो है उसके ऊपर जो है वो असेंट दे के तो उसको वो लॉ बना देगा। अगर प्रेसिडेंट को उसके ऊपर कोई इख्तियार हासिल होगा तो प्रेसिडेंट उसको एतराज लगा के वापस जहां से वो आया है नेशनल असेंबली से वहां पे भेज देगा कि ये अमेंडमेंट्स इसके अंदर होनी चाहिए, तो ये अमेंडमेंट्स आप लोग करके भेज दें। अगर फिर भी वो अमेंडमेंट्स के ऊपर यानी कि वो नहीं होती तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट लाजिम है उसके ऊपर कि वो उसको उसके ऊपर असेंट दे। ठीक हो गया जी। नीचे
हम पढ़ लेते हैं 2, इसकी जो सब आर्टिकल 2 सर है। विद इन 10 डेज अगर वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बिल का रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आफ्टर 10 डेज वो जी जी ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको उठा के साइड पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉ जो है, वो जो उसका प्रिस्क्राइब टाइम है उसके बाद वो खुद से ही वो अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके ऊपर असेंट आ गई है। मजीद इसको पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं इसकी ये प्रोवाइडेड होगा। इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लॉज 1 is passed with amendments, it shall be sent back to the house in which it originated, and if that house passes the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. Number 3, if a bill transmitted to a house under clause 1 is rejected or is not passed within 90 days of its laying in the house, or a bill sent to a house under clause 2, if the amendment is not passed by the house with such amendment, the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by the votes of the majority of the members present and voting in a joint sitting, it shall be presented to the president for assent. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक बिल ट्रांसमिट हुआ एक हाउस के अंदर, वहां से पास होकर नेक्स्ट के अंदर गया, यानी कि सेनेट के अंदर गया, वो अब सेनेटर्स जो है उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दे रहे, उसके ऊपर वोट नहीं कर रहे, 90 दिन का टाइम गुजर गया, तो उसके बाद जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा एमएनए का भी और सेनेटर्स का भी, तब उसके ऊपर दोबारा से वोटिंग होगी, और अगर उसके ऊपर मेजोरिटी वोट्स आ गए तो तब वो पास डिक्लेयर होगा। In this article and the succeeding provisions of the Constitution, Federal Legislative List means the Federal Legislative List in the fourth schedule. अच्छा, दो लिस्टें होती हैं, ये वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए है, एक फेडरल लिस्ट होती है और एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है। फेडरल लिस्ट के अंदर वो तमाम काम या वो तमाम चीजें शामिल होती हैं जो फेडरेशन में करनी होती हैं, और प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर वो तमाम काम या वो तमाम अख्तियारात होते हैं जो प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने एक्सरसाइज करने होते हैं और उन्होंने ही उसके ऊपर अमल करना होता है। ठीक है भाई, आर्टिकल 71 ये जो है रिपील हो गया था, ओमिट हो गया था, मीडिएशन कमेटी। आर्टिकल नेक्स्ट है हमारे पास 72, प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग। अब हमने पीछे पढ़ा जॉइंट सेशन भी बुलाया जाता है, तो उसके हवाले से प्रोसीजर है जॉइंट सिटिंग का, ये कैसे होगा। The president, after consultation with the Speaker of the National Assembly and the chairman, may make rules as to the procedure with respect to a joint sitting of and communication between the two houses. President जो है वो कॉल करेगा दोनों हाउसेस को, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट के साथ कंसल्ट करके डेट टाइम डिसाइड करके रूल ऑफ प्रोसीजर बना के कि किस वजह से कॉल किया जा रहा है, क्या एजेंडा होगा। उसके बाद तमाम लोगों को, सेनेटर्स को भी और एमएनए को भी ये पैगाम भिजवा दिया जाता है कि फलां डेट को जॉइंट सेशन या जॉइंट सिटिंग है। नंबर सेकंड इसका जो है, एट अ जॉइंट सिटिंग द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और इन हिज एब्सेंस such person as may be determined by the rules made under clause 1 shall preside। अब इस जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करेगा, जॉइंट सेशन को प्रिजाइड करेगा स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो स्पीकर जिसको अलाउ करके जाएगा या नॉमिनेट करके जाएगा अपने बाद, तो वो बंदा फिर प्रिजाइड करेगा, वो बंदा हाउस को चलाएगा। द रूल्स मेड अंडर क्लास 1 शैल बी लेड बिफोर अ जॉइंट सिटिंग। डेप्टी स्पीकर नहीं करता? जी डेप्टी स्पीकर करता है, डेप्टी स्पीकर भी ना हो किसी और को भी जो है स्पीकर नॉमिनेट करके जा सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेप्टी स्पीकर नहीं करना है जॉइंट सेशन को, किसी को भी स्पीकर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है अपनी जगह पर। The rules made under clause 1 shall be laid before a joint sitting and may be added to, varied, amended or replaced at a joint sitting. Subject to the Constitution, all decisions at a joint sitting shall be taken by the votes of the majority of the members present and voting. जो भी मेजोरिटी फैसला करेगी, जितना एजेंडा होगा उसके ऊपर वो जो है वो उसके ऊपर असेंट आ जाएगी, वो पास तस्वर होगा। आर्टिकल 72 कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये जो मीटिंग का टाइम है ये एक्सपायर होने लगा, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर लिंक, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें। ओके सर। ओके, प्रोसीजर with respect to money bills
آرٹیکل 73 کے اندر منی بلز کے حوالے سے جتنا بھی پروسیجر ہے وہ سارے کا سارا پرووائڈڈ ہے. آپ لوگوں نے بس یہاں پہ جو بات یاد رکھنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ منی بل جو ہے وہ ہمیشہ نیشنل اسمبلی کے اندر اوریجنیٹ ہوتا ہے. سینٹ کے پاس کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, وہاں پہ یہ بالکل اوریجنیٹ نہیں ہوتا. ہاں وہاں پہ پاس ہونے کے لیے جاتا ہے اور سینٹ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس بل کو, وہاں سے اس کو اسینٹ ملتی ہی ملتی ہے. یہ کلی طور پہ اور یہ مکمل طور پہ اختیار ہے نیشنل اسمبلی کا. نیشنل اسمبلی میں ہی یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے, وہیں سے یہ پاس ہوتا ہے, وہیں پہ اس کی بحث ہوتی ہے اور باقی سارے معاملات جو ہیں اس کے ہوتے ہیں. آرٹیکل 73 آپ لوگوں نے باقی لائن بائی لائن دیکھ لینا ہے. تو لاگ ایڈ کے اندر پوچھا جاتا ہے وہ اتنا صحیح اب تک جو سوال پوچھا گیا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ان نیشنل اسمبلی, ایک یہی سوال پوچھا جاتا ہے اس میں سے. باقی یہ اس کا پروسیجر ہے پورا, وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, کافی لمبا چوڑا ہے. نیکسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کنسنٹ ریکوائرڈ فار فائنینشیل میجرز. فیڈرل گورنمنٹ کی کنسنٹ جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے فائنینشیل میجرز کے حوالے سے. منی بل یا کوئی بھی بل آ رہا ہے فائنینشیل, تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی جو کنسنٹ ہے وہ ہمیں لینا ہوتی ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. A money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public account of the federation or after the coinage or currency of Pakistan or the constitution of or functions of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in Majlis Shura except by or with the consent of the federal government. آرٹیکل 74 یہ پابندی لگا رہا ہے کہ منی بل, فائنینشیل بل یا منی سے ریلیٹڈ جو بھی بلز ہیں وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے موو ہو سکتے ہیں. ادروائز کوئی بھی بل یہ منی بل سے ریلیٹڈ, پیسوں سے ریلیٹڈ, مانیٹری فنڈ سے ریلیٹڈ, پبلک جو اکاؤنٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ یا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بلز ہیں صرف وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے, وہی موو کروا سکتی ہیں, اب خود سے موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگا جی. آرٹیکل 75 پریزیڈنٹس اسینٹ ٹو بلز. پریزیڈنٹ کے اسینٹ کی بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ بل کے اوپر کیسے پریزیڈنٹ جو ہے اسینٹ دیتا ہے. آرٹیکل 75 when a bill is presented to the president for assent the president shall within 10 days. پریزیڈنٹ کے سامنے جب بھی کوئی بل پیش ہوگا تو پریزیڈنٹ اسینٹ کے لیے, فائنل اسینٹ کے لیے, تو پریزیڈنٹ کے 10 دن کے اندر اندر لازم ہے پریزیڈنٹ کے اوپر کہ اسینٹ ٹو دا بل, وہ اس بل کے اوپر اسینٹ کرے, یا ان دا کیس آف بل ادر دین اے منی بل return the bill to the Majlis of Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. پریزیڈنٹ کے سامنے ایک بل آیا اسینٹ کے لیے تو پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے ود ان 10 days وہ اس کو اسینٹ دے گا, یا پھر اگر اس کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو وہ اس کو اعتراض لگا کے واپس بھیج دے گا جہاں سے وہ بل آیا ہے کہ میرے یہ اعتراضات ہیں, ان اعتراض کو دور کر کے پھر سے بھیجا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ منی بل کو ریجیکٹ یا نہیں کر سکتا, منی بل کو ریوائز کرنے کے لیے واپس نہیں بول سکتا, منی بل کے اوپر اسینٹ دینی ہی دینی ہے پریزیڈنٹ نے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر بل جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا اور ریکنسیڈر کر لیا پارلیمنٹ نے یا جوائنٹ سیٹنگ کے اندر, تو اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسینٹ دے دے گا. وہ مختلف یہ یہاں پہ نیچے ہیں دی گئی ہیں پروویژنس جو آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. آرٹیکل 75 کی جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. آرٹیکل 76 bill not to lapse on prorogation etc. A bill pending in either house shall not lapse by reason of the prorogation of the house. ایک بل جو ہے وہ کسی بھی ہاؤس کے سامنے تھا, اسینٹ کے لیے پڑا ہوا تھا, تو وہ ہاؤس جو ہے وہ کولیپس کر گیا, وہ ختم ہو گیا, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بل ویسے ہی رہے گا
वो बिल पेंडिंग रहेगा, ठीक हो गया। बिल पेंडिंग इन द सेनेट व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली shall not lapse on the resolution of the national assembly। बिल जो है सेनेट के अंदर था पास होने के लिए, नेशनल असेंबली से आया था, नेशनल असेंबली टूट गई तो वो बिल नहीं टूटेगा, ठीक हो गया जी। बिल वो वैसे का वैसा ही पेंडिंग रहेगा। A bill pending in the National Assembly or a bill which having been passed by the National Assembly is pending in the Senate shall lapse on the resolution of the National Assembly। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बिल जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर पेंडिंग है और नेशनल असेंबली ही डिसॉल्व कर गई है, तो ऐसी सूरत में वो बिल है वो डिसॉल्व हो जाएगा या वो लैप्स कर जाएगा। 76 जो है आर्टिकल वो है बेसिकली बिल्स के हवाले से कि किन किन सूरतों में बिल जो है वो खत्म हो जाता है। आर्टिकल 77 टैक्स टू बी लेविड बाय लॉ ओनली, नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। मुल्क के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता मां सिवाय मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के, ठीक हो गया जी। आर्टिकल 78 नेक्स्ट फिनेंशियल प्रोसीजर्स जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ये हम पीछे तस्करा पढ़ के आई तो हम देख लेते हैं जी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या चीज है। All revenues received by the federal government, all loans raised by the government, and all monies received by it in repayments of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund। Federal Consolidated Fund से मुराद ये है कि फेडरेशन ने जितनी कमाई की, जितने उधार पैसे लिए, जितने लोन लिए, जितने टैक्स इकट्ठे किए, तमाम के तमाम जो पैसा है वो एक जगह पे आके एक अकाउंट के अंदर आके इकट्ठा होता है और उस अकाउंट को हम कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इज इट क्लियर? यस सर। ये और रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है काफी देर से, आपको आवाज आ रही है और आपको क्या समझ आ रही है? जी सर। सर Okay. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको कोई मसला तो नहीं है? आपको समझ आ रही है मुकम्मल? सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, मुझे असल में आर्टिकल 70 में जो 90 डेज का है वो मुझे समझ नहीं आया ना, उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। आपने उसकी जब पूछ लेना था, हम देख लेते हैं दोबारा से। आर्टिकल 70 का जिक्र किया आपने। सर ये था ना कि 10 दिन अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो 10 दिन में ही उन्होंने जो है वो फैसला मतलब करना होता था कि उन्होंने देना है, बिल पास करना है। अगर नहीं, अगर 90 यानी वो कहने कि 90 डेज तक अगर पास नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर किसके पास चला जाएगा? जी जी वो मैं आपको बताता हूँ कि ना एक बिल जो है वो 3 जगह पे जाता है पास होने के लिए। सबसे पहले आएगा नेशनल असेंबली के अंदर, बिल ओरिजिनेट हो गया किसी भी हवाले से, कोई भी बिल है, ठीक हो गया। नेशनल असेंबली के अंदर आया, वहां से पास हुआ, सेनेट के अंदर जाएगा, सेनेट के अंदर से पास होके फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास गया। सदर साहब बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर अंदर उसको असेंट देगा या फिर एतराज लगा के वापस भेज देगा कि मेरा ये एतराज है, आप लोग इसको रिकंसिडर करें, ठीक हो गया। इतनी यहां तक बात आपको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, फिर एक और कंसेप्ट भी तो है कि नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, अब सेनेट में जाके फंस गया, सेनेट में उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो रही, ऐसा भी तो हो सकता है जी, ठीक हो गया। अगर ऐसे हो जाता है तो तब 90 दिन गुजर गए इस बात को, बिल पड़ा हुआ है, बिल को किसी ने छेड़ा ही नहीं, वोटिंग ही नहीं हुई। जैसे ही वोटिंग होने लगती है वोटिंग शुरू हो जाती है, ये वो हालात खराब होते हैं, वोटिंग नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में ज्वाइंट सिटिंग का सेशन बुला लिया जाता है। और यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का सेशन ये है कि तब नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी आएंगे, सेनेटर्स भी आएंगे, दोबारा वोटिंग होगी ज्वाइंट सिटिंग की, ठीक है। वो पास हो जाएगा, पास होता है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास से सेंट के लिए चला जाएगा, अगर पास नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ गई है समझ इसका? ये मीटिंग 90 डेज के बाद, सर ये मीटिंग 90 डेज के बाद होगी?
जी जी 90 डेज के बाद एक बिल पड़ा हुआ है सेनेट के अंदर, 90 दिन गुजर गए हैं उसको। जैसे प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का इख्तियार है, वैसे किसी भी हाउस के पास 90 दिन का इख्तियार है उसको पास करने के लिए। अगर वो उसको पास नहीं या रिजेक्ट नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहे, तो फिर 90 दिन के बाद, 90 दिन का टाइम जैसे ही गुजरेगा, तो 90 डेज के बाद जॉइंट सिटिंग बुला ली जाएगी। ठीक है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, ये ऐसे है कि जब बिल पहले पेश किया जाता है, हाँ जी बिल पेश करने के 90 डेज तक अगर उस पे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस पे कोई मीटिंग नहीं हो रही, ना ही कोई डिबेट हो रही है हाउस में, जी जी तो उस चीज को यानी कि जब बिल पेश किया गया सेनेट में या हाउस में, नेशनल असेंबली में जब पेश किया गया है, तो उसके 90 डेज तक अगर उस पर कुछ किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद वो ज्वाइंट मीटिंग होती है और उसको बगैर बहस किए ही जो है वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास भेज दिया जाता है। अच्छा उसके पास ऐसे ही है। जॉइंट सिटिंग, जी जी आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तब उसके ऊपर। अगर जी सर, फिर यही बहस कह तो रही हूँ। की जाएगी जी जी सर, बहस तो अगर की 90 डेज जाएगी। तक उस पर डिबेट नहीं की जाती तो उसके बाद बहस नहीं होती। अब 90 डेज तक अगर उसके ऊपर वोटिंग का है, आपने उसको डिसाइड ही नहीं किया, ठीक है, आपने बहस की या नहीं की, लेकिन असल काम तो है वोटिंग का। अगर वोटिंग 90 दिन के अंदर नहीं हुई है, तो तब ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग के अंदर उसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, अगर पास नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक। ठीक हो जाएगी। जी सर। सर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जी जी सर इसमें अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सर ठीक है। ये क्या है ये? वोट ऑफ नो, पहले तो आप समझिए कि डिफेक्शन क्या है। डिफेक्शन ये है कि जब आप एज ए नेशनल असेंबली आप डिफेक्ट करते हैं, आप धोखा देते हैं, आप जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको क्रॉस करते हैं। मुराद ये है कि आप एक जमात के टिकट के ऊपर मुंतखब होके आए, उसके बाद आप जब शामिल हो गए नेशनल असेंबली के अंदर, हिस्सा बन गए, आपने वो जो एक ओथ है वो ले लिया, उसके बाद आप बाउंड हैं उस पार्टी की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने के। अगर आप पार्टी की डायरेक्शन फॉलो नहीं करते और आप सोलो फ्लाइट लेते हैं, आप अपनी मर्जी करते हैं, तो तब आप डिफेक्शन के मुर्तकिब हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होती है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आर्टिकल 95 के तहत। वो ये है कि सर हमें किसके अगेंस्ट होती है? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर। जी। स्पीकर के अगेंस्ट भी हो जाती है अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट भी हो जाती है, चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट भी हो जाती है, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर दिया जाता है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन को भी। जितनी की पोस्ट है इन सब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकती है कि हमें इस बंदे पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मेजोरिटी जो है इस बंदे ने लूज कर दी है, लिहाजा अब ये सीट छोड़ दे। ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या जी है, सर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है एक बंदे के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ आ गई। ठीक है, जिस जमात का वो रुकन है उन्होंने कहा जी कि आपने हक में वोट देना है प्राइम मिनिस्टर के। ठीक हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को इम्पीच कर दिया जाए, हटा दिया जाए। वो कहते नहीं जी मैं तो नहीं देता प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। उसकी जो पार्टी कह रही है उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं वो ले सकता। अगर वो अपनी मर्जी लेगा, पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, पार्टी के फैसले के अगेंस्ट जाएगा, तो तब वो डिफेक्शन का मुर्तकिब हो जाएगा। चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जा रहा हो, चाहे वो पार्लिमानी पार्टी के बिल के अगेंस्ट किसी जा रहा हो। पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि आपने बिल पास करवाना है, उसने अगेंस्ट वोट दे दिया रिजेक्ट करने के लिए, तो तब भी उसने वायलेशन तो कर दी ना। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। अब आपको समझ आ गई है? जी सर। और कोई सवाल अच्छा पीछे से सर, आप? आपसे ये ओथ ऑफ मेंबर के बारे में पूछना था कि जी जी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन सेनेट हो, सर हाँ जी कोई भी हो जो हाँ ओथ जी। लेगा तो वो थर्ड शेड्यूल में ही आएगा। थर्ड शेड्यूल के अंदर ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो थर्ड शेड्यूल है इसके अंदर ओथ दे दिया गया।
आप किसी भी ओहदे पे आते हैं तो आप जो है वो पहले ओथ लेते हैं। वो आपका नाम होता है, आपका ओहदा होता है, मैं रियासत पाकिस्तान का वफादार रहूंगा वगैरह वगैरह, ये ओथ है। अच्छा, अब ओथ भी मुख्तलिफ लोगों के सामने आपने लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब प्राइम मिनिस्टर है तो उससे ओथ सदर लेगा, ठीक हो गया। सदर अगर आ रहा है नया तो सदर जी से ओथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेगा। चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो चीफ मिनिस्टर से ओथ गवर्नर लेगा उस सूबे का, ठीक है। ये भी क्लासिफाइड है, कोडिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि कौन कौन किसके सामने ओथ उठाएगा, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली का जो मेंबर है, एमएनए का बंदा बन के जा रहा है तो उससे ओथ स्पीकर लेगा, ठीक हो गया। अगर सेनेटर बन के एक बंदा जा रहा है तो सेनेटर से ओथ चेयरमैन सेनेट लेगा। इज इट क्लियर? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई जी भी जी ओथ ले, चाहे वो जी जी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, तो जो ओथ की बात आएगी तो वो थर्ड शेड्यूल में ही शुमार होगा, क्योंकि अभी हमारे ये जो गैट का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था ना ओथ के बारे में। जी जी, थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। आपके पास बुक यानी होगी। जो भी ओथ लेगा वो थर्ड शेड्यूल में ही आएगा। जी मुख्तलिफ है। अब कुछ सेकंड शेड्यूल के अंदर भी कुछ चीजें प्रोवाइडेड है, शेड्यूल्स बने हुए हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आपके पास है, इसके अंदर शेड्यूल्स जी हैं जी के ऊपर जी प्रोवाइडेड। आपने देख लेना है कि कौन कौन सा कौन कौन सा ओथ थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। मोस्टली सारे जितने भी ओथ हैं वो थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। अगर किसी और के अंदर भी कोई है तो आपने देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। सर, ये कौन से आर्टिकल में मिलेंगे सर मुझे ये ओथ के? ये आप जैसे ही थर्ड शेड्यूल आपने खोल लेना है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन जी के सर। एंड के ऊपर आपको शेड्यूल मिलेंगे। ये मेरे सामने है, मेरी बुक के ऊपर है 217 पे, 222, 227 ओथ ऑफ द ऑफिस, जितने भी ओथ हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर हैं, सारे के सारे ओथ थर्ड शेड्यूल के अंदर हैं। प्रेसिडेंट के हों, मेंबर्स के हों, किसी के भी हों, सारे थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड हैं। आप उनको एक बार देख एक्सक्यूज मी लीजिएगा सर। आपकी। जी जी, सर इट्स में हमें स्केड्यूल भी रेडी करने होंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रेडी करना। बस आर्टिकल 89 तक आज हम पढ़ेंगे, कल 175 टू 212 तक हमने पढ़ना है। बस हमारा 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट। वो वैसे पूछ रहे हैं। ओथ का है ना कि ये स्केड्यूल में इसको डिटेल में बताएगी कि इस स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल जो ओथ है वो ली जाएगी, या जो भी है। तो इसमें स्केड्यूल्स हैं उनको भी रीड आउट करना पड़ेगा? नहीं, उनको रीड आउट नहीं करना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी हम जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इनके अंदर बताया जा रहा है कि कौन कहाँ से ओथ लेगा, प्रेसिडेंट किससे ले रहा है, चेयरमैन सेनेट कब ओथ ले रहा है। पीछे हमने पढ़े हैं ना आर्टिकल, स्पीकर तो ने ये तो कभी। हमें याद रखना पड़ेगा ना जी जी, कि कौन यही किससे याद। ओथ ले रहा है। जी जी, ये याद रखने वाली चीज है, बड़ी ही अहम है। और ये अक्सर जो है कहीं पे भी लोग आपसे पूछ लेते हैं, ये आपने खुद से याद करना है। और ये पूछा जाएगा, लॉ गैट के पेपर के अंदर भी पूछा जाएगा कि कौन किससे ओथ लेता है। तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, एमएनए से ओथ लेगा स्पीकर नेशनल असेंबली, सेनेटर से सर ओथ एमएनए से कौन लेगा? स्पीकर। स्पीकर स्पीकर लेगा ना। जी स्पीकर ने जी चलाना है जी। हाउस को, नेशनल असेंबली को स्पीकर लेगा। सेनेटर से लेगा चेयरमैन सेनेट, ठीक। ठीक है जी। मुल्क का वजीर आजम है, वजीर आजम से ओथ लेगा सदर, ठीक हो गया। सदर अगर जी नया आ रहा है तो सदर ओथ लेगा चीफ जस्टिस के सामने, ठीक। ठीक हो प्रेसिडेंट गया जी। लेगा। जी, प्रेसिडेंट लेगा जी जो मुल्क का चीफ चीफ जस्टिस है। जस्टिस। हाँ जी। जी उसके जी बाद चीफ ठीक। मिनिस्टर है, वजीर आला बन रहा है एक सूबे का, तो वो ओथ लेगा जी गवर्नर के सामने, जो ठीक। सूबे का गवर्नर होगा, जी ठीक है। और अगर वो जी गवर्नर को नया अपॉइंट हो रहा है, नया गवर्नर आ रहा है, तो नए गवर्नर से ओथ लेगा उस सूबे का चीफ जस्टिस। ये आप लोगों यानी को। प्रोविंशियल जी प्रोविंशियल जी सर, जी, प्रोविंशियल लिखेंगे? हाँ जी, प्रोविंशियल प्रोविंशियल चीफ। हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा गवर्नर से वही जी लेगा। सर। ठीक। क्लियर हो गया जी? जी सर।
अब आगे बढ़ लें। हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे? सर 78 पढ़े थे। 78। वो मैंने आपको बता दिया था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का, ठीक होगा जी। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स का जिक्र है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है इस मनी के अलावा जितनी भी मनी इकट्ठी होगी, चाहे वो कहीं से कोई जुर्माना लग के आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई अमाउंट दी जा रही है, किसी और अथॉरिटी ने कोई पैसे इकट्ठे किए, ठीक हो गया, या फेडरल गवर्नमेंट को कहीं से कोई फंड आया है, कुछ पैसे आए हैं, वो सारे पब्लिक अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर वो तमाम पैसे जाते थे जो फेडरेशन ने कमाए, टैक्स इकट्ठा किया, लोन लिया, जितने भी पैसे फेडरेशन ने कमाए थे, फेडरेशन ने लोन लिए थे, वो सारे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर गए थे। इन पैसों के अलावा जितने पैसे आते हैं फेडरेशन को कहीं से कोई इमदाद मिल रही है, फेडरेशन को किसी अथॉरिटी की जानिब से पैसा आ रहा है, फेडरेशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने किसी के ऊपर जुर्माना लागू किया, वो पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया जी। आर्टिकल 79 कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट किसकी कस्टडी में होंगे जी? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स। ये पैसा किसकी कस्टडी में होगा? द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू दैट फंड, the withdrawal of monies therefrom, the custody of other monies received by or on behalf of the federal government, their payments into and withdrawal from the public account of the federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by Act of Majlis Shura Parliament or until provision in that behalf is so made by rules made by the President। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कस्टडी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के और पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जितने भी पैसे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के एक्ट के बाद ही आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, डिसबर्स कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि मनी बिल को नेशनल असेंबली से पास करवाया जाता है, फिर सेनेट से पास करवाया जाता है, फिर जो है प्रेसिडेंट से उसकी असेंट ली जाती है, तब जाके पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकलते हैं। आ गई आप लोगों को समझ? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर और पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जितना पैसा होगा वो तमाम का तमाम मजलिस शूरा के एक्ट के बाद ही आप लोग यूज कर सकते हैं, उसको निकलवा सकते हैं, उसको सूबों को दे सकते हैं, उसको इदारों को दे सकते हैं। आर्टिकल 80 एनुअल बजट स्टेटमेंट, the federal government shall in respect of every financial year cause to be led before the National Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the federal government for that year, in this part referred to as annual budget statement। annual budget statement आती है आर्टिकल 80 के तहत, बस इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है। आर्टिकल 81 एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे जिक्र है कि कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। जितने प्रेसिडेंट के अखराजात हैं वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं, या उसके ऑफिस को चलाने पे जितना खर्चा आता है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड बर्दाश्त करता है। जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तनख्वाहें, ये सारा खर्चा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खर्चा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का खर्चा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का खर्चा, ये सारे का सारा फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है यहाँ से जाता है। ऑडिटर जनरल को ऊपर जिक्र आया पड़ा, ये मेन चीजें आपने देख लेनी है। आर्टिकल 82 प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट की प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। So much of the annual budget statement as relates to expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly। डिस्कशन वगैरह के हवाले से एनुअल बजट के ऊपर पास करने से पहले डिस्कशन होती है, वो वजीर खजाना जो है वो तमाम की तमाम चीजें जो भी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उसके बाद कहाँ से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, कितना टैक्स इकट्ठा होगा,
وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بجٹ اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے ڈسکشن کروائی جاتی ہے. آرٹیکل 82 کے تحت آرٹیکل 83 اتھینٹیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اب شیڈول سر یہاں پہ ہے provided that for a period of 10 years from the commencing day. سر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کہاں پہ ہے؟ سر اسی کے آرٹیکل سب آرٹیکل 2 میں 82 کے 82. So much of the annual budget statement as relates to other expenditures shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and the Assembly shall have power to assent to or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو بھی ممبرز ہوتے ہیں نا وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں جو گرانٹس لینا چاہ رہے ہیں جو کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ اپنی جو بھی ان کی ڈیمانڈز اور گرانٹس ہوتی ہیں جو وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ پرپوزل کی صورت میں جمع کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ نیشنل اسمبلی کو جی نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ہم نے ہمارے حلقوں میں یہ کام ہونے چاہیے, ہم نے یہ کام کروانے, ہمیں گرانٹ دی جائے. Provided that for a period of 10 years from the commencing day or the holding of the second general election to the National Assembly, whichever occurs later, a demand shall be deemed to have been assented to without any reduction of the amount specified therein, unless by the vote of a majority of the total membership of the Assembly, it is refused or assented to subject to a reduction of the amount specified therein. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے پروویژن پرووائڈ کی جا رہی ہے تو 10 سال تک کے لیے اس دن سے جب سے وہ گرانٹس مانگی جا رہی ہیں اور جنرل الیکشن کے ذریعے سے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ آ رہی ہے تب سے لے کے 10 سال تک کے وہ جو میجورٹی اور ٹوٹل ممبرشپس ہیں وہ جس طرف بھی جائیں گی اس طرف پیسے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. یعنی کہ جہاں پہ بھی گرانٹس جو ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا, جہاں سے بھی گرانٹس مانگی جا رہی ہیں, فنڈز مانگے جا رہے ہیں, ریڈکشن کروائی جا رہی ہے, کوئی چیز اسپیسیفائڈ ہے تو میجورٹی جو ہے ٹوٹل ممبرشپ کی اگر وہ اس حوالے سے ریفیوز کر دے گی تو وہ ریفیوزل ہو جائے گا, اگر اس کو اسینڈ کر دیں گے تو وہ جو بھی منصوبے ہیں وہ منظور ہو جائیں گے. اس لیے جتنے بھی اب یہاں سے اب ایم این ایز ہوتے ہیں وہ ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اپنے حلقے کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کروائیں, پرپوزلز دیتے ہیں لیکن ان کو اسینٹ نہیں دی جاتی, ان کو پھر آگے شامل ہی نہیں کیا جاتا. حکومتیں سیانی ہوتی ہیں وہ اتنا کہ لوگوں کو ایم این اے سے اتنی ان کی اسکیمیں لے کے شامل کرتے ہیں جتنے وہ پیسے جو ہے ایزیلی جاری کر سکیں اور اسی کو ہی شامل کر کے وہ پاس کرواتے ہیں, باقی وہ لارا لگا دیتے ہیں. وہ لارا جو ہے میکسیمم 10 سال تک کے لیے چل سکتا ہے جب سے جو نیشنل اسمبلی یا وہ ممبر آئے گا یا جب سے موو کرے گا. No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the federal government. کوئی بھی ڈیمانڈ گرانٹ کی آپ نہیں کر سکتے فیڈرل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے علاوہ. 83 authentication of schedule of authorized expenditure. The Prime Minister shall authenticate by his signature a schedule specifying. Prime Minister جو ہے وہ authentication دے گا اپنے سگنیچر کے تھرو the grants made are deemed to have been made by the National Assembly under Article 82. تو کون سی گرانٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی انڈر آرٹیکل 82 کے. The several sums required to meet the expenditure charged upon the federal consolidated fund but not exceeding in the case of any sum the sum shown in the statements previously laid before the National Assembly. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 3 کے اندر کہ پرائم منسٹر جو ہے جو بھی بجٹ بنے گا جتنے ایکسپینڈیچرز جتنے اخراجات جتنی گرانٹس جتنے منصوبے آرٹیکل 82 کے تحت جتنی ریکوائرمنٹس کی جا رہی ہیں گرانٹس کی باقی جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اتھینٹیکیشن پرائم منسٹر دے گا اپنا سگنیچر کر کے. اپنے سگنیچر کرنے کے بعد ہی وہ جو ہے اتھینٹیکیشن ان کے اوپر آ جائے گی, اس کے بعد ہی وہ منظور ہوں گے. انڈر نیکسٹ 84 as supplementary and excess grants. If in respect of any financial year it is found that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in annual budget statement for that year. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر
ایک جو ہے ایک مالی سال کے لیے خرچہ لگایا گیا کسی کام کے لیے 100 روپے، لیکن جب وہ کام شروع ہوا 100 روپے اس کے لیے پاس ہو گئے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے اوپر 120 روپے لگنے ہیں، پیسے زیادہ لگیں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year, the federal government shall have power to authorize expenditure from the federal consolidated fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسہ نکال کے اس فنڈ کے اندر دے سکے کہ آپ کو 100 روپے کی اجازت دی گئی تھی، اب 120 روپے لگنے ہیں، تو 20 روپے وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے مزید لے کے اس منصوبے کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ منصوبہ ٹائملی مکمل ہو سکے. ٹھیک ہو گیا ایکسکیوز می سر. جی جی سر پاکستان جو IMF سے جو پیسے لیتا ہے کیا وہ ریٹرن کرنے ہوتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہاں بالکل لازمی سی بات ہے. اب میں کسی سے پیسے لے رہا ہوں، میں نے ان کو ریٹرن بھی تو کرنے ہیں. اس موجودہ گورنمنٹ میں سر یہ کنفرم کرنا ہے کہ دیکھیں نا جو فنڈ ہوتا ہے، فنڈ کی بات ہے، وہ بھی انٹرنیشنل فنڈ ہے. تو جو ابھی یہاں پہ پہلے بھی فنڈ کی بات ہوئی نا، جو فنڈ ملتے ہیں جو بھی فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ملتے ہیں، وہ والے فنڈز کیا وہ ریٹرن کرنے ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل جو IMF کی رقم ہوتی ہے وہ الگ ہے اور یہ فنڈز الگ ہیں؟ وہ فنڈ نہیں ہے، وہ لون ہوتا ہے. وہ نام انہوں نے رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. ٹھیک ہے جی، وہ ان کا خالی نام ہے، وہ کوئی فنڈ شائن نہیں دیتے. یہ جو پیچھے فنڈ کی بات ہوئی ہے یہ فیڈریشن کو مل جاتا ہے بعض اوقات. فنڈ جو ہے وہ بعض اوقات مختلف لوگ بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک کے اوپر مشکل حالات ہوں، بینکس بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں پیسے فنڈ کی صورت میں، وہ اور چیز ہے. یہ جو IMF ہے یہ تو ہمارا خون چوس لیتا ہے، 6 ارب ڈالر دیتا ہے، 8 سے 9 ارب ڈالر ہم سے واپس لیتا ہے. ابھی جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے 22 ارب ڈالر ان لوگوں نے واپس کیے ہیں. لیے تھے کچھ 24 یا 30 ارب ڈالر، 22 ارب ڈالر IMF سے اور مختلف دنیا سے جہاں سے بھی ہم نے پیسے شیسے مارے ہوئے تھے لوگوں کے، وہ واپس کرنے ہوتے ہیں. جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو وہ واپس کیے جاتے ہیں، وہ واپس کیے گئے ہیں. وہ IMF کو ہماری کوئی ہمیں کیوں پیسے دیں گے؟ ہم کوئی ان کے رشتہ دار تو ہیں نہیں. تو وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ وہ 6 ارب ڈالر کا دے کے 9 ارب ڈالر ہم سے ریٹرن لیتے ہیں، ساتھ شرطیں الگ بنواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے سر. بس یہ ابا جی ہیں جو پیسے دے کے واپس ہم سے نہیں مانگتے، باقی ہر بندہ پیسے واپس لیتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے آرٹیکل 85 ووٹس آن اکاؤنٹ. ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان the foregoing provisions relating to financial matter, the National Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, not exceeding 4 months pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provision of Article 83. 85 میں کہا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی اگر چاہے گی تو کسی گرانٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی کو فنڈ انہوں نے جاری کرنا ہے تو ووٹنگ کروا کے اس کے اوپر ان کو فنڈ جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے. انڈر آرٹیکل 82 اگر کوئی فنڈ جو ہے مانگے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ووٹس کروا کے نیشنل اسمبلی اگر چاہتی ہے فائنینشیل میٹر کے اندر، حالانکہ ابھی وقت رہتا ہو فائنینشیل ایئر کی کمپلیشن کا، پھر بھی مزید اس منصوبے کے لیے فنڈ جو ہے جاری ہو سکتے ہیں. نیکسٹ 86 پاور ٹو آتھرائز ایکسپینڈیچر وین اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے لیکن ملک کے ایکسپینڈیچرز تو ویسے ہی چلنے ہیں، جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ تو ویسے ہی چلنے ہیں، تو یا مختلف ملک کے اخراجات ہیں وہ چلنے تو ہیں. اب اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرے گی یا پرائم منسٹر ہی نہیں رہا تو MNAs بھی نہیں ہے جو ووٹنگ کریں گے، تو تب کیا ہوگا؟ آخر ملک تو چلانا ہی ہے. تو آرٹیکل 86 ہمیں یہ پروویژن پرووائڈ کرتا ہے. ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان the foregoing
provisions relating to financial matters at any time when the National Assembly stands dissolved. The federal government may authorize the expenditure from the Federal Consolidated Fund in respect of the estimated expenditure for a period not exceeding 4 months in any financial year, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of grants and the यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इस वक्त मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट होगी या निगरान हुकूमत होगी, ठीक हो गया जी। अब वो बाल का इस तरह से भी हो जाता है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही होती है, नई गवर्नमेंट या निगरान हुकूमत आने तक उन्हीं लोगों को ही काम करने की हिदायत की जाती है। तो वही लोग मैक्सिमम 4 माह के लिए एक्सपेंसेस जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के आगे इदारों को दे सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को बात की? या फिर अगर निगरान हुकूमत आई है तो वो भी एक्सपेंडिचर जो है मैक्सिमम 4 माह के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक होगा जी? सर 4 मंथ के जी सर, जी सर ये एक्सीडिंग 4 मंथ है ना? जी एक्सीडिंग 4 मंथ। अब देखिए ना, अब वो बात का इस तरह से है कि 3 माह के बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है, विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन करवा के नई गवर्नमेंट का आना जरूरी हो जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग 2 साल के निगरान हुकूमत जो है वो 2 साल के पैसे निकाल के बांट के चली जाए। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर वहां पे क्या करेगी? तो इसलिए यहाँ पे ये 4 मंथ्स का है कि 4 मंथ्स का यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि आप, ताकि टाइम बाउंड भी दे देना। अब ये तो हो, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली डिसॉल्व की थी, अभी अगली गवर्नमेंट को, आने वाली गवर्नमेंट को खराब करने के लिए 2 साल के लिए पैसे उठा के इधर उधर सारा कर देता, खजाना खाली, तो बस फिर नई गवर्नमेंट ने आके क्या करना था। तो वो इस हवाले से यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे कोई टाइम बाउंड जो है वो दिया गया आप लोगों को। यानी फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उसको सिर्फ 4 मंथ के लिए ही यूज किया जा सकता है? जी 4 मंथ के लिए ही देंगे, क्योंकि ताकि जब नई गवर्नमेंट आए तो आगे से वो काम संभाले, वो पैसे निकाल के अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो लगाएं। जी। नेक्स्ट 87, Secretariats of Majlis Shura Parliament, each house shall have a separate secretariat, provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both houses. Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and the conditions of services. यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि जो भी बोथ हाउसेज हैं, हमारे नेशनल असेंबली और जो सेनेट है, इनके अपने अपने अलग अलग सेक्रेटेरिएट हैं या अलग अलग अपने मुलाजमीन को कंडक्ट करते हैं, वो अपना अलग अलग स्टाफ रखते हैं और वो कैसे इन्होंने भर्ती करना है या लोग खुद से ही वो हर चीज डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 88, फाइनेंस कमेटी, the expenditure of the National Assembly and the Senate within authorized appropriation shall be controlled by the National Assembly, or the case may be the Senate acting on the advice of its Finance Committee. The Finance Committee shall consist of the Speaker or case as the case may be Chairman, Minister of Finance and such other members. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक फाइनेंस कमेटी होगी जो कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे नेशनल असेंबली के या सेनेट के, वो उनको कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये स्पीकर जो है इसको हेड करेगा और वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस खुद से ही अपने देखेंगे कि हमने पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो नीचे मेंबर्स हैं, आप लोग मेंबर्स देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। 89, आखिरी हमारा आज का आर्टिकल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार हासिल है कि अगर जो है नेशनल असेंबली का सेशन नहीं हो रहा और कोई जरूरी जो है कोई लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ऑर्डिनेंस का जो टाइम है वो है 120 दिन। 120 दिन तक वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। 120 दिन के बाद जो है उसको नेशनल असेंबली के अंदर जाके उसको पास करवाना लाजिम होता है। ठीक हो गया जी। ये है ऑर्डिनेंस का टोटल कंसेप्ट, इसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है जी सर। ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 120 दिन के लिए प्रेसिडेंट जारी करता है। ऑर्डिनेंस कब आता है? जब प्रेसिडेंट को लगे कि कोई एक्ट बनाना लाजिम है, फौरन से किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तब नेशनल असेंबली का
جو ایک سیشن ہے وہ نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں